हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का 14वां चैप्टर, जिसका नाम होगा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग। अर्थात आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इस चैप्टर के लिए जो अंक निर्धारित किए गए वो 3 किए गए। बात करूं मैं आर्थिक अवधारणाओं की, तो ये वे अवधारणाएं होती हैं जिनसे एक व्यक्ति, एक परिवार या एक राष्ट्र के आर्थिक हितों के विषय में अध्ययन किया जाता है। आगे मैं बात करूं नियोजन की। नियोजन किसी भी कार्य को करने से पहले सुनिश्चित विधि या जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे हम नियोजन कहते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए उपाय के लिए बनाई गई सुनिश्चित विधि या प्रणाली क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। आगे मैं चर्चा करूंगा इस चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आय शब्द के विषय में डिस्कस करना चाहूंगा कि आय होती क्या है। वह खपत या बचत होती है। गौर फरमाइएगा, आय वह खपत या खर्च बोल सकते हैं। आय वह खपत या बचत होती है जिसे निर्दिष्ट या निश्चित समय में
एक व्यक्ति या परिवार के द्वारा प्राप्त की जाती है। बात यहां तक समझ में आई। मैंने कहा कि आय वह खपत, जिसे हम खर्च भी कह सकते हैं, या बचत होती है। आय वह खपत या बचत होती है जिसे एक निर्दिष्ट या निश्चित समय में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्यारे साथियों, हम अपने दैनिक जीवन में या दैनिक दिनचर्या में आय शब्द का अनेक बार प्रयोग करते हैं। आय एक व्यक्ति या परिवार के लिए, एक व्यक्ति या परिवार के कल्याण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। समझ में आया? मैंने कहा कि जो आय होती है एक व्यक्ति या परिवार के कल्याण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? कारक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि व्यक्ति के कल्याण का एकमात्र निर्धारक आय ही होती है। गौर कीजिए, मैंने कहा कि एक व्यक्ति या परिवार के कल्याण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक होती है वो आय होती है। लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि व्यक्ति या उसके परिवार के कल्याण का एकमात्र निर्धारक आय होती है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज की कुछ ऐसी आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं जिनको हम चाहकर भी पैसों से पूरा नहीं कर सकते, या जिनको चाहकर हमारी आय पूरा नहीं कर सकती। इसलिए व्यक्ति या परिवार के कल्याण का एकमात्र कारक या एकमात्र निर्धारक आय नहीं होती। दैट्स फाइनल। लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते
कि जो व्यक्ति होते हैं या उसका परिवार, उसकी अधिकांश आवश्यकताएं जो पूरी होती हैं, उन आवश्यकताओं को किसके माध्यम से पूरा किया जाता है? आय से। आय एक व्यक्ति के कल्याण का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं हो सकती, एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम आय के आधार पर किसी व्यक्ति के भौतिक जीवन, सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। आय के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक व्यक्ति का भौतिक जीवन कैसा है, उस व्यक्ति का सामाजिक स्तर कैसा है, उस व्यक्ति का आर्थिक स्तर कैसा है। ये सब किसके आधार पर हमने डिस्कस किया? आय के आधार पर। यहां तक बात समझ में आई? आगे मैं बात करना चाहूंगा जिस प्रकार से एक व्यक्ति या परिवार की आय होती है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र की भी अपनी क्या होती है? आय। तो मैं राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो यहीं से हमारा पहला, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन भी बनेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों आवश्यक होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना ध्यान अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर ही रखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों आवश्यक है या क्यों जरूरी होती है। वो हमसे एक कारण भी पूछ सकते हैं, दो भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम एक और दो कारण नहीं पढ़कर हम चार चार कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि एक राष्ट्रीय आय की गणना एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए
क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आय एक देश की आर्थिक स्थिति एवं प्रगति का अनुमान लगाती है। समझ में आया? हमने कहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय जो आय है एक देश की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाने के लिए कैसी होती है, जरूरी। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक देश में राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाएगी तो क्या हम उस देश के आर्थिक स्तर के बारे में या फिर उस देश की आर्थिक प्रगति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? इम्पॉसिबल। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय आय के आधार पर एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से अंतर कर सकती है। या हम कह सकते हैं सापेक्षिक अनुमान लगाया जा सकता है। सोचिएगा कि अगर राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती तो क्या हम एक देश से दूसरे देश के बारे में कंपेयर कर पाते? सपोज दैट मान ले दो देश हैं, एक ए और दूसरा बी। मान लेते हैं कि ए देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, माना कि ए देश का आर्थिक स्तर कैसा है, उच्च है। जबकि बी देश का आर्थिक स्तर कैसा है, निम्न। चलो हमने मान लिया कि ए का आर्थिक स्तर उच्च है जबकि बी का आर्थिक स्तर निम्न है, लेकिन ये डिस्कस हमने कैसे किया, ये हमने अनुमान कैसे लगाया कि ए देश का आर्थिक स्तर अच्छा है जबकि बी देश का आर्थिक स्तर कैसा है, निम्न।
किसके आधार पर? राष्ट्रीय आय के आधार पर। राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर ही हम एक देश से दूसरे देश की क्या कर सकते हैं? तुलना। इट्स ओके। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों के योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा सामान्यतः 3 क्षेत्रों के बारे में, 3 व्यवसायों के बारे में, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, सेकंड था द्वितीयक व्यवसाय और थर्ड था तृतीयक व्यवसाय। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और व्यवसाय नहीं होते, चतुर्थ भी होता है और पंचम भी होते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों व्यवसाय एक देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन हम इस चीज का जो आकलन करते हैं वो राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाएगा कि प्राथमिक व्यवसाय का सर्वाधिक योगदान है एक देश की अर्थव्यवस्था में, या फिर द्वितीयक व्यवसाय का सर्वाधिक योगदान है, या फिर तृतीयक व्यवसाय का। इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि जो राष्ट्रीय आय है, उस राष्ट्रीय आय से हमें विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के विषय में पता चलता है कि कौन से क्षेत्र का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। अगर किसी क्षेत्र का निम्न योगदान है, बहुत कम योगदान है, तो उसके कारणों का, उसके जो कारण है कि उसका सबसे कम योगदान क्यों है, इसका कारण क्या है, इन सभी के विषय में जानकारी तभी प्राप्त होगी हमें जब हम राष्ट्रीय आय की क्या करेंगे, गणना। मान लें कि सर्वाधिक योगदान तृतीयक व्यवसाय का है, माना कि 40%। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 40% जो योगदान है, किसका माना हमने, तृतीयक व्यवसाय का। उसके बाद 35% योगदान हम मान लें तृतीयक व्यवसाय का। शेष हमारे पास बचता कितना है, 75%, 25% योगदान किसका है, प्राथमिक व्यवसाय का। तो इसमें सर्वाधिक योगदान किसका हुआ, तृतीयक व्यवसाय का हुआ। कितना हुआ, 40%। सबसे कम योगदान किसका रहा, प्राथमिक व्यवसाय का। कितना, 25%। कब आकलन किया हमने, राष्ट्रीय आय के बारे में जानने के बाद।
अब क्या इसके बारे में हम ये निर्णय नहीं कर सकते या इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि अगर प्राथमिक व्यवसाय का सबसे कम योगदान है अर्थव्यवस्था में तो इसके कारण क्या है? उन कारणों को देखकर हम क्या इस अर्थव्यवस्था के योगदान को बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा सकते हैं, लेकिन कब? जब हम राष्ट्रीय आय की क्या करेंगे? गणना। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए आगामी के लिए क्या दोस्तों भावी ना कहकर भावी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे पहली वाली विशेषता में हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक योगदान जो है वो अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का था? तृतीयक का था। और सबसे कम किसका रहा? प्राथमिक का। तो प्राथमिक व्यवसाय की कमियों को हमने देखा और कमियों को देखने के बाद हम उसमें आगे परिवर्तन करने के लिए, आगामी योजनाएं बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रयत्न कर सकते हैं, या हम फिर आगामी योजनाएं बनाकर प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? सुधार। ऐसा एक कदम उठाया गया था सन 1951 में। किसके द्वारा? 5 ईयर मॉडल के द्वारा, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज़्यादा गौर किया गया, या हम कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा, कृषि क्षेत्र में क्या करना था? सुधार। इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% रखा गया था, लेकिन इनके अनुमान से कहीं ज़्यादा लक्ष्य की क्या हुई? प्राप्ति। और लक्ष्य हमें कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ? 3%। 5 ईयर जो मॉडल था, प्लान था, वो एक प्लानिंग थी जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। जो प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग के माध्यम से हमारे देश के कृषि क्षेत्र में सुधार किया गया, और सुधार की जितनी कामना की थी हमारे देश के मॉडल निर्माताओं ने, उससे कहीं ज़्यादा हमें लक्ष्य की क्या हुई? प्राप्ति। लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 3%। कब ये संभव हुआ? राष्ट्रीय आय की गणना के बाद। समझ में आया? अगर कोई शंका है तो वीडियो को रिवाइज करें, थोड़ा पीछे लें, फिर दोबारा से आगे देखें उसको। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। अगर आपकी समस्याएं जायज़ होंगी तो आपको उत्तर भी दिया जाएगा,
आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। आगे मैं बात करूंगा राष्ट्रीय आय की। अच्छा सुने, इतने स्वार्थी भी ना बने, अपने स्वार्थ का परिचय ना दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की, जिसे नेशनल इनकम कहा जाते हैं। राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप होती है। जिसमें एक देश में उत्पादित सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि या कहें वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। ध्यान रहे साथियों, राष्ट्रीय आय में एक देश में उत्पादित
अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही शामिल किया जाता है। गौर कीजिए, मैंने कहा कि राष्ट्रीय आय में एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही शामिल किया जाता है, न कि एक देश के व्यक्तियों की आय को। व्यक्तियों की आय को घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, दिमाग ठिकाने लगाकर एक बार देखिए। हमने कहा कि राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक क्या होती है, माप, जिसमें एक देश में उत्पादित सभी साधनों द्वारा एक निश्चित समय अवधि या कह सकते हैं वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित। गौर कीजिए, यहाँ हमने कहा एक देश के उत्पादित सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही शामिल किया जाता है, न कि उस देश के व्यक्तियों की आय को। राष्ट्रीय आय में उस देश में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही शामिल किया जाता है, न कि उस देश के व्यक्तियों की आय को। क्लियर हुआ? अब कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि हमने इसमें उत्पादन पढ़ा, तो आपका सवाल हो सकता है कि उत्पादन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। सेकंड वर्ड, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है हमारे देश में? 1 अप्रैल को प्रारंभ होते हैं और कब तक चलते हैं? 31 मार्च तक। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं होती क्या हैं? अंतिम वस्तु और सेवा किसे कहा जाता है? देखिए, ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः
प्रसंस्करण पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता हो। अंतिम वस्तु एवं सेवाएं वे वस्तु और सेवाएं होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, इसी में एक शब्दावली और आती है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि होती क्या है? एक देश के समस्त साधनों द्वारा अपने संयुक्त प्रयास से जितने मूल्य के अंतिम वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि से तात्पर्य है एक देश के सभी साधन या समस्त साधनों द्वारा अपने संयुक्त प्रयास से जितने मूल्य की अंतिम वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि होती है। इस मूल्य वृद्धि को साधनों के स्वामियों को बांट दिया जाता है। साधनों के स्वामियों को बांट दिया जाता, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, उद्यमी को लाभ आदि में क्या कर दिया जाते हैं,
विभाजित कर दिया जाता है। आगे मैं बात करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय अवधारणा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय अवधारणा भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय के जो अनेक रूप हैं उनमें मुख्यतः पहली होगी जीडीपी, दूसरे नंबर पर ले लें आप जीएनपी, थर्ड स्थान पे ले लें आप एनडीपी और फोर्थ स्थान पे ले लें आप एनएनपी। जीडीपी का पूरा नाम होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद जीएनपी का पूरा नाम होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी का पूरा नाम होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद अगली होगी एनएनपी जिसका पूरा नाम होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रीय आय के अनेक रूप कौन कौन से होते हैं, या फिर हमसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका कोई सीक्वेंशियल तरीका है, हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बशर्ते हमें इनका महत्व पता होना चाहिए। तो देखिए, लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं कुछ ही समय में इसको समाप्त करूँगा। गौर फरमाइए, जीडीपी जिसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहते किसे हैं? एक देश में जो उत्पादित होने वाली वस्तु होती है उनमें आपने देखा होगा
कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में ही हुआ, और कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन किसी दूसरे देश में हुआ, लेकिन हम उनका उपयोग करते हैं। समझिए, मैं कह रहा हूं कि एक देश में जो उपयोग में या उपभोग में लिए जाने वाले उत्पाद होते हैं, जरूरी नहीं होता उन सभी उत्पादों का निर्माण, उन सभी उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हुई हो। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में होता है, हमारे देश की सीमा के अंदर होते हैं, जबकि कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन हमारे देश की सीमाओं के बाहर हुआ होगा। तो हम इसमें वही पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। जीडीपी, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा सकल घरेलू उत्पाद, प्यारे बच्चों, ये वर्ड हमें इसको परिभाषित कर देते हैं कि एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को क्या कहा जाते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय के अनेक रूप, जिन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणा भी कहा जाता है, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा जीडीपी, सेकंड देखा हमने जीएनपी, थर्ड देखा हमने एनडीपी, फोर्थ देखा हमने एनएनपी। पूरा नाम मैं बता चुका हूं आपको। सकल घरेलू उत्पाद को अगर आप समझ लेंगे तो आपके अन्य तीन क्लियर हो जाएंगे। हिंदी में जीडीपी को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। गौर कीजिए दोस्तों, एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को
सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद कहा जाता है। एक देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्यारे साथियों, जीडीपी का एक अन्य भाग होता है एनडीपी। एनडीपी का हमने पूरा नाम पढ़ा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहां सकल घरेलू उत्पाद था जीडीपी का मतलब, जबकि एनडीपी का मतलब है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो सकल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो हमारी जीडीपी थी या सकल घरेलू जो उत्पाद था, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा मूल्यह्रास को। क्या कर दिया जाएगा? मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होगा वो प्रतिफल क्या कहलाएगा? एनडीपी। सपोज दैट, मान लें कि हमने किसी वस्तु का उत्पादन किया, उत्पादित करने के बाद हमने उस वस्तु को बेच दिया। बेचने के बाद जो हमें मुद्रा प्राप्त हुई वो कुल मुद्रा 1500 रुपये थी। लेकिन उस वस्तु को बनाने के लिए जो हमने इन्वेस्ट किया था, खर्च किया था, वो हमने कितना किया? 1000। किसी वस्तु को बनाने में, किसी उत्पाद को बनाने में जो खर्च हुआ वो कितना हुआ? 1000। जबकि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1500। इक्वल कितना बचा? 500। तो 500 जो होगा वो क्या होगा? एनडीपी। जबकि जीडीपी क्या होगा? 1500 रुपीज। इट्स ओके। घरेलू सीमाओं के अंदर, ये भी घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हम सबको लेंगे जितना हमने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है। हम विक्रय मूल्य का आकलन करते हैं, जबकि यहाँ जो हमें शेष बचते हैं, लाभ बचते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसी का क्या किया जाता है? अध्ययन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हम बात करें जीएनपी की। जीएनपी का अभी हमने पूरा नाम देखा। जी से बनेगा ग्रॉस, ग्रॉस का शाब्दिक अर्थ होता है सकल। एन से बनेगा नेशनल, नेशनल का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय। और पी से बनता है प्रोडक्ट, जो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी को हम क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। प्यारे साथियों, एक देश में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुएं, एक देश में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुएं, चाहे उनका उत्पादन उस देश की सीमा के अंदर हुआ है या फिर उन वस्तुओं का उत्पादन उस देश की सीमा के बाहर हुआ है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें? जीएनपी में।
एक देश के समस्त साधन, जिसमें घरेलू सीमा के अंदर आने वाले नहीं, घरेलू सीमा के अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। समझ में आया? एक देश में उत्पादित होने वाले समस्त साधन, चाहे वो घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित हुए हों या घरेलू सीमा के बाहर, एक देश में उत्पादित होने वाले समस्त साधन जिनका एक वित्तीय वर्ष में क्या किया गया हो उत्पादन, उन समस्त साधनों के अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं। जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब चौथा जो बचता है हमारे पास, कौन सा बचता है? एनएनपी। एनएनपी को आप हल करके बताएंगे, आप इसकी डेफिनेशन खुद बनाएंगे और बनाकर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि हम ये अनुभव कर सकें कि हमारे इस पढ़ाने का कुछ फ़ायदा है। अच्छा सुने, कल हम आगे इसी चैप्टर को इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट like and subscribe this video। फिर आपका साथी अगले लेक्चर में मुखातिब होगा आपसे।